I am a fan of Modi's. दोस्तों, हाल ही में एलन मस्क ने कहा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हूँ। इसके बाद जैसे ही पाकिस्तान के लोगों ने अपना ट्विटर अकाउंट खोला तो उन्होंने पाया कि पाक अधिकृत कश्मीर POK अब ट्विटर के अनुसार भारत का हिस्सा हो चुका है। असल में ट्विटर ने पहले तो गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और फिर उसके बाद ट्विटर ने POK के कुछ इलाकों को भारत के क्षेत्र में भी दिखा दिया। अब जब यहाँ कोई व्यक्ति ट्वीट करता है तो वह भारत के जम्मू कश्मीर से भेजा गया ट्वीट नजर आता है। गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र की लोकेशन बदलने जाने की जानकारी पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में जारी किया है। हे फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने श्रीनगर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान सरकार को स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए। जिस तरीके के हालात वहां हैं, ऐसे में कुछ भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि POK को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी अमान है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के विधेयक पेश करते हुए संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी POK का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब भी मैं जम्मू कश्मीर कहता हूँ तो पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन भी इसके अंदर आता है। जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जी का नाम आता है, क्योंकि वह उस समय के और आखिरी जम्मू कश्मीर के महाराजा थे और वहां पर उनका राज चलता था। 1947 में भारत की आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने और उस समय भारत में रियासतें हुआ करती थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय अंग्रेजों ने वहां की रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दे दिया था। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रखना चाहते थे और इस राज्य को एक अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में हालत गंभीर होने की स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने पर हस्ताक्षर किए। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना को कबायलियों के साथ मिलकर हमला कर दिया, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर में सैन्य मदद मांगी और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स द्वारा जम्मू कश्मीर में पहुंचकर अगले कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को खदेड़ दिया गया। अभी भारतीय सेना पूरे कश्मीर से पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को खदेड़ ही रही थी, तो उसी समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन में पहुंच गए और रेफरेंडम करने की बात कह दी। यह जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि भारत पूरे कश्मीर से पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को खदेड़ने ही वाला था। एज ए रिजल्ट 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, जिसके अनुसार जो सेना उस समय जिस हिस्से में थी उसे ही युद्ध का विराम रेखा माना गया, जिसे LOC कहते हैं। इस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज POK के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर में टेम्पररी आर्टिकल 370 को लागू किया गया। दोस्तों, आर्टिकल 370 टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं थी, जिसके अंतर्गत संसद को जम्मू कश्मीर पर रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर ही कानून बनाने का अधिकार था और अगर किसी अन्य विषय पर कानून बनाना है तो उसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। इसके बाद 1952 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट कहा जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसके तहत आर्टिकल 35A को जोड़ा गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने POK को लेकर एक नया बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK पर फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान ही ले लिया जाना चाहिए। अफसोस तो यह है कि उस समय पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत ने बंदी बना लिए थे। इसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान से POK वापस नहीं लिया। एक चुनावी रैली के दौरान लोगों ने POK चाहिए के नारे लगाए। इस पर राजनाथ सिंह ने मंच से कहा, POK
धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया था कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यूएन में दायर किया गया प्रस्ताव वापस लेकर पीओके को सेना हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर पीओके हर किसी की जुबान पर है, लेकिन क्या वाकई इसे पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया जा सकता है? आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर के अनुसार एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट इससे पहले हमें आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रति रवैया बदलना होगा। अभी तक हम डिफेंसिव मोड में रहे थे, लेकिन अब हमें ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपनानी होगी। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ये दिखाती है कि यदि हम पर हमला होगा तो हम न सिर्फ उसका माकूल जवाब देंगे, बल्कि उसे जड़ से खत्म करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर आया बयान भी ये दिखाता है कि सरकार कितनी मजबूत है और दुश्मन को सही जवाब देने के लिए कितनी सक्षम है। विशेषज्ञ विराग गुप्ता के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पीओके भारत का अभिन्न अंग है। यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके हासिल करने में न तो कोई कानूनी बाध्यता है और न संयुक्त राष्ट्र का कोई दबाव। यूएन इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब बात आती है कि यह संभव कैसे है, तो बातचीत से इसका हल नहीं निकलेगा। दूसरा, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया, तो पीओके की बात करने से क्या होगा? आप सोच ही सकते हैं। इसका तो एक ही रास्ता है, पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ना होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी विल कैरी आउट एनी ऑर्डर व्हिच इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। के लिए अब समझना जरूरी है कि अगर पाकिस्तान वाले कब्जे में मौजूद पीओके हिंदुस्तान में शामिल हो जाता है, तो सबसे पहले चीन और पाकिस्तान, जो अभी एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे। मतलब पीओके के भारत में शामिल होते ही जमीनी नक्शे पर चीन और पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं बाकी बचेगा। दोनों के बीचों बीच पहुंचकर हिंदुस्तान जा खड़ा होगा। बदलाव के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार पर सीधे सीधे विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच अधिकांश व्यापार के लिए सड़क मार्ग पीओके के बीच से ही निकाला गया है। चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी ऐसा होने से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी भी पाक अधिकृत कश्मीर के बीच से ही होकर जा रहा है। पीओके अगर हिंदुस्तान की हदों में सिमट आएगा, तो चीन के लिए उसका ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी भी बीच में लटकना तय है। इससे न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी भारी भरकम आर्थिक नुकसान होना तय है। ऐसे में पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए चीन के पास एकमात्र समुद्री रास्ता ही बाकी बचेगा, जो कि चीन के लिए बेहद लंबा और खर्चीला साबित होगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस बदलाव से भारत को पूरा लाभ मिलेगा। हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की प्रबल संभावनाएं बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मौजूद पीओके प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण स्थान है। फिर चाहे बात हाइड्रो पावर पोटेंशियल की हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन की। फिलहाल इस सब का लाभ पाकिस्तान के बजाय, या ये कहिए पाकिस्तान से कहीं ज्यादा सीधे सीधे ड्रैगन यानी चीन को मिल रहा है। मतलब चीन की मोटी कमाई का एक मजबूत स्थान पीओके बना हुआ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पाक अधिकृत कश्मीर से सोना निकालने की बात हो या फिर प्लेटिनम, कोबाल्ट या अन्य बेशकीमती प्राकृतिक धातुएं तराशने की बात, सब कुछ पाक अधिकृत कश्मीर की जमीन में मौजूद है, जो चीन की मोटी सालाना आय का एक मजबूत जरिया है। के पीओके लेते ही पाकिस्तान उतना नुकसान में नहीं रहेगा जितना कि आर्थिक और भौगोलिक रूप से चीन की कमर टूटेगी। पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद यहाँ के स्थानीय लोग अभी हर समय अपनी जिंदगी गोला बारूद की डरावनी आवाजों के बीच रहने को मजबूर है। के पीओके कैप्चर करते ही हमारी गवर्नमेंट इस इलाके में मौजूद प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाकर लोकल्स को टूरिज्म के द्वारा कमाई के बेहतर रास्ते खोलेगी। बताना जरूरी है कि इस वक्त हिंदुस्तान अफगानिस्तान के बीच कोई भी जमीनी रास्ता यानी सीधी सड़क मार्ग मौजूद नहीं है। पीओके भारत के पास पहुंचते ही इंडिया और अफगानिस्तान के बीच सड़क मार्ग में रोड़ा बन रहा पाकिस्तान खुद ही रास्ते से गायब हो जाएगा। अभी हिंदुस्तान ईरान और पाकिस्तान को पार किए बिना अफगानिस्तान तक सड़क मार्ग से नहीं पहुंच सकता।
साथ ही पीओके के भारत में शामिल होते ही इंडिया का सेंट्रल एशिया कंट्रीज से डायरेक्ट वाया रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे इंडिया का ट्रेड सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।